आवाज आ रही है आपको? गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया। चलो करें फिर स्टार्ट। डाउट्स आ रहे हैं तुम्हारे? मुजीब पूछ रहे हैं कि सर वाई आर यू लेट। बहुत बढ़िया मुजीब, मैंने दूर से आना होता है, ऐसा नहीं है कि मैं यहीं रुकता हूँ रात को। ठीक है, एंड देयर इज अ वे टू आस्क। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, देयर इज अ वे टू आस्क। यू कैन आस्क मी अ क्वेश्चन, यू कैन मेक मी अकाउंटेबल, बट यू कैन नॉट बी डिसरिस्पेक्टफुल। ठीक है, मैंने बोला तुम्हें कि तुम यही बैठे रहते हो। ठीक है, आई हैव टू टेक, दिस इज नॉट माय ओनली क्लास, आई हैव टू टेक 3 क्लासेस अ डे। ठीक है, आई हैव अ क्लास टिल 8:30 PM। yesterday also I was here till 8:30 PM। ठीक है, तो क्लास लगाने आए हो, शांति से क्लास लगाओ। चलो, एक डाउट आया है कि वाई यूएस इज रेजिस्टिंग globalization. USA is resisting globalization because there has been a job loss in USA, and USA also wants that there should be a increase in jobs and there should be an increase in economy of USA, because USA's economy has been on a continuous decline since last decade or so. So USA wants that there should be a continuous sustenance in their economy, which is pretty helpful for them in their future. Right, Meghna? I think Meghna or Megha who asked this question. ठीक है मेघना, राइट मेघना। अच्छा, दूसरी बात, कल भी मैंने तुम्हें बोला था, आज भी बोल रहा हूं कि जब मैं पढ़ा रहा हूं उस टाइम पे कोई मैसेज नहीं करेगा। जब मैं पूछूंगा कि इफ यू हैव एनी डाउट और नॉट, राइट, सो एट दैट टाइम यू विल मैसेज, अदरवाइज यू विल नॉट मैसेज एट ऑल। यस, दिस इज द सेकंड क्लास ऑफ आयर। हाँ जी सुनील सिंह, यू हैव एनी डाउट? सुनील सिंह, डाउट है कोई? ठीक है, समझ आ गई बात कि जब तक मैं नहीं पूछूंगा तब तक यू विल नॉट आस्क एनी डाउट। चलो, तो लेट अस स्टार्ट। तो yesterday we discussed about the idea of evolution of global order. Yesterday we discussed about the idea of evolution of global order. Today we will discuss a very important topic which basically forms a very important part of your syllabus, that is evolution of Indian foreign policy. ठीक है, we will discuss about evolution of Indian foreign policy. Evolution of Indian foreign policy में हम start करेंगे with the basic conceptions or the basic ideas that what are the basic features or the basic fundamentals of Indian foreign policy. ठीक है, what are the basic fundamentals of Indian foreign policy, and second we will move from the time of Pandit Nehru to Prime Minister Modi. ठीक है, आज की क्लास में हम पंडित नेहरू की फॉरेन पॉलिसी से स्टार्ट करके प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी तक की फॉरेन पॉलिसी डिस्कस करेंगे। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो शांति से सुनते रहना, जब पूछूं डाउट है तब बोलना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो, अब अगर हम बात कर रहे हैं फॉरेन पॉलिसी की, अगर हम बात कर रहे हैं एवोल्यूशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी की, तो उस चीज से पहले एक छोटी सी चीज आपको पता होनी चाहिए कि जब हम बात कर रहे हैं एवोल्यूशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी, right, when we are talking about evolution of foreign policy, so you should know that what is basically foreign policy.
व्हाट इज बेसिकली फॉरेन पॉलिसी, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं और व्हाट विच आर द फैक्टर्स विच बेसिकली इंपैक्ट द फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ कंट्री। ठीक है कि अगर हम बात करें इंडिया की एक फॉरेन पॉलिसी है तो हम उसको किस प्रकार देखेंगे कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, ठीक है, या वर्ल्ड की कंट्रीज की फॉरेन पॉलिसी किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो ये कुछ फैक्टर्स भी हमें देखने की जरूरत है कि अगर हम बात कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की फॉरेन पॉलिसी के 10 ये फीचर्स हैं तो वो फीचर किन चीजों पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो वो फीचर्स को भी समझना जरूरी है कि व्हाट कैन बी द डिटर्मिनेंट्स और व्हाट आर द प्राइमरी डिटर्मिनेंट्स ऑफ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ कंट्री, राइट। तो सबसे पहले इफ वी टॉक और इफ वी डिस्कस अबाउट द फॉरेन पॉलिसी, तो फॉरेन पॉलिसी को समझने के लिए एक चीज समझो, वो क्या है कि फॉरेन पॉलिसी की जब हम बात कर रहे हैं तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेइंग इन इंटरनेशनल रिलेशंस कि फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ कंट्री इज सिमिलर टू द इंटरेस्ट ऑफ अ इंडिविजुअल। फॉरेन पॉलिसी इज इक्वल टू इंडिविजुअल। देखो एक चीज समझो कि एक स्टेट है, ठीक है, एक इंडिविजुअल है, ठीक है, मतलब एक स्टेट एक आदमी है, ठीक है, वैसे ही एक स्टेट है। एसी चल नहीं रहा क्या, गर्मी क्यों हो रही है, मंगवाओ फिर आज। ठीक है, एक स्टेट है और इंडिविजुअल, इन दोनों को इक्वेट किया जाता है। कह रहे जिस प्रकार या जिस तरह इंडिविजुअल की नेचर होती है वैसे ही स्टेट की नेचर होती है। व्हाट दे वांट टू से इज दैट द नेचर, what they want to say is the nature of the individual reflects or is a reflection on the nature of the state। मतलब कि if the individual talks about his own self interest, similar is the state। I being an individual, what is primary to me is my self interest। As an individual, what is most important to me is my self interest। Similarly is the state। For a particular state, what is most important is the state's self-interest। And when we talk about the state's self-interest, we in international relations give it the term of national interest। ठीक है, we give it the term of national interest। For example, आपके लिए सबसे प्राइमरी इंटरेस्ट क्या है कि आप ऐसी पढ़ाई करो कि आपका पेपर क्लियर हो जाए। ठीक है, अब नाउ यू आर ऑलमोस्ट 250 स्टूडेंट्स सिटिंग इन द क्लास। सो एज ऑफ नाउ ऑल ऑफ यू आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट कि वेदर आई और सम अदर इंडिविजुअल इज or whether I or some other individual can crack the exam। Your primary interest is that you crack the exam। For that you have to prepare, that is your self interest। Similarly is the state also has a self interest and we term it as national interest। The interest of India is that India maintains its autonomy। The interest of India is India remains a sole power in Asian peninsula, whereas the interest of China is that China can compete with USA। तो उसके लिए चाहे उसको इंडिया के साथ पंगा लेना पड़े कि चाइना को फर्क नहीं पड़ रहा, तो चाइना का सेल्फ इंटरेस्ट क्या है, चाइना का नेशनल इंटरेस्ट क्या है कि वो सबसे बड़ी पावर बने। उसी प्रकार इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट क्या है कि इंडिया एशिया में सबसे बड़ी पावर बने। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो द आइडिया ऑफ अ नेशनल इंटरेस्ट, the idea of determination, the idea of fulfillment of national interest is the idea of the foreign policy। So foreign policy basically is an instrument, or foreign policy is basically a tool for a state to fulfill its national interest। ठीक है, for example, for India, national interest at one particular time was food security। What they did, green revolution with the help of USA। नैम पूरा चल रहा था, टॉप पे नैम पहुंचा हुआ है, नैम इज ऑन इट्स पीक। फूड सिक्योरिटी, इंडिया वेंट क्लोज टू यूएसए। देन वाज द आइडिया ऑफ टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। उसके लिए इन्होंने क्या किया, फ्रेंडशिप ट्रीटी विद यूएसएसआर। तो जब हमें अपनी सिक्योरिटी की बात है, हमने यूएसएसआर साथ हाथ मिला लिया। फिर डिमाइस ऑफ यूएसएसआर और डिकंस्ट्रक्शन ऑफ यूएसएसआर, हमने क्या किया, लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वी वेंट क्लोज टू यूएसए। और आज तक हम यही कर रहे हैं कि एट सम टाइम वी आर क्लोज टू रशिया, एट सम टाइम वी आर क्लोज टू यूएसए। वी हैव चेंज्ड आवर अलाइनमेंट इन वेस्ट एशिया बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि इफ वी वांट दैट पाकिस्तान के साथ हमारा रिलेशन जैसा है वो वैसा ही चलता रहता है, ठीक है, देयर इज नो चेंज इन द रिलेशनशिप विद पाकिस्तान, बट अफगानिस्तान के साथ हमारा रिलेशनशिप इंप्रूव हुआ।
क्यों? पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए। ये क्या हुआ? नेशनल इंटरेस्ट। तो फॉरेन पॉलिसी इज अ टूल इन द हैंड्स of a state to protect and promotes its national interest. So write one line which is foreign policy, एक लाइन में छोटी सी, foreign policy is an instrument, foreign policy is an instrument to protect and promote, is an instrument to protect and promote the national interests protect and promote the national interests of the country, protect and promote the national interests of the country. It can be defined as a set of principles. It can be defined as a set of principles, comma, decisions and means adopted by a nation, to secure the goals of national interest, ठीक है जी। चलो अगली हेडिंग दो, डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। देखो जब हम बात कर रहे हैं फॉरेन पॉलिसी की, तो मैंने बताया था कि कुछ डिटर्मिनेंट्स भी होंगे जिनके ऊपर फॉरेन पॉलिसी बेस्ड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप इंडिविजुअल, एज एन इंडिविजुअल यू टेक एक्शन, ठीक है, यू टेक एन एक्शन टू, जैसे ऑल ऑफ यू हैव टेकन एक्शन टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, राइट? सो व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स बिहाइंड योर एक्शन, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड योर एक्शन, कि व्हाई यू हैव टेकन सच एन एक्शन दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। तो जो वो डिटर्मिनेंट्स हैं जो आपने लिए हैं टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, तो जो आपके पीछे रीजन है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो आइडिया है, वो डिटर्मिनेंट्स क्या हैं। उसी प्रकार फॉरेन पॉलिसी के पीछे भी कुछ डिटर्मिनेंट्स होते हैं व्हिच एन इंडिविजुअल टेक्स, द स्टेट टेक्स टू टेक अ डिसीजन। डाउट है क्या किसी को? हाथ खड़े कर रहे हैं बार बार। हाँ जी गोकुल, बोलो यार गोकुल। सन्नी चौधरी पूछना कल का लेक्चर, सर कल का लेक्चर पोर्टल में मिलेगा। what sir said after the set of principles, decisions, Sudha, it is set of principles, decisions and means adopted। चलो देखो डिटर्मिनेंट्स, तो मैंने बोला कि हर चीज के पीछे, एक्शन लेने के पीछे, एक्शन परफॉर्म करने के पीछे कोई रीजन होता है, ठीक है? तो कुछ वैलिड रीजन होता है हर आदमी के एक्शन परफॉर्म करने के पीछे। उसी प्रकार स्टेट के फॉरेन पॉलिसी के एक्शन परफॉर्म करने के पीछे भी एक वैलिड रीजन होता है,
ठीक है, कि अगर हम बोल रहे हैं कि हम प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, तो हमारा एक इंटरेस्ट है कि हम पेपर क्लियर करके वी वांट टू बिकम एन ऑफिसर, राइट, वी वांट टू बिकम एन ऑफिसर एंड वी वांट टू सर्व द नेशन, वी वांट टू सर्व आवर इंटरेस्ट, XYZ, कुछ भी रीजन हो सकता है आप लोगों के लिए फॉर टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, समबडी वांट्स टू बिकम एन आईपीएस ऑफिसर, किसी को सिंघम पसंद है, किसी को चुलबुल पांडे पसंद है, तो इट इज कंप्लीटली अप टू द इंडिविजुअल, राइट. सो व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स और व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड टेकिंग सच एन एक्शन, right? So the first and foremost determinant behind national foreign policy is national interest. ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि national interest varies, national interest can vary as well. It cannot be said that national interest will continue to remain same, right? The national interest is further divided into two categories. One is core and second is temporary. Core and temporary. ठीक है, when we talk about the core national interest, when we talk about the core national interest, हम उस national interest की बात कर रहे हैं जो कभी चेंज नहीं होता. ठीक है, when we are talking about the core national interest, we are talking about those national interests which do not change. For example, sovereignty, फॉर एग्जाम्पल टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, ये वो नेशनल इंटरेस्ट है जो नेशनल इंटरेस्ट कभी चेंज नहीं हो सकता. दिस विल कंटिन्यू टू रिमेन सेम, चाहे वो 1950 है, चाहे वो 1970 है, चाहे वो 2020 है, चाहे वो 2050 है. दिस नेशनल इंटरेस्ट विल कंटिन्यू टू रिमेन सेम. सो द कोर नेशनल इंटरेस्ट इज बेसिकली those national interests which do not change with time, which do not change with time. Such national interest is known as core national interest, like sovereignty, territorial integrity, like strategic autonomy. These are certain core national interests which will not change. Whereas when we talk about temporary national interests, when we talk about temporary national interests, these national interests keep on changing. ठीक है, these national interests keep on changing with the changing world order. These national interests keep on changing with changing world order. ठीक है, they keep on changing with the changing world order. When we say or when we talk about the changing world order, when we talk about the changing world order, हम क्या बात कर रहे हैं? हम ये कहते हैं, जैसे मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है ना, कि वर्ल्ड ऑर्डर कीप्स ऑन चेंजिंग. हमने 6 फेजेस का वर्ल्ड ऑर्डर पढ़ा था, अप टू फ्रॉम 1648 अप टू 2020. हमने यहां तक की कल बात करी थी, है ना. तो चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर क्या हुआ कि जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कि फूड सिक्योरिटी एक टाइम के ऊपर हमारा टेम्परेरी नेशनल इंटरेस्ट था. हमने क्या किया? ग्रीन रेवोल्यूशन. ठीक है, उसके बाद हमारा ट्रेड जो है वो एक टेम्परेरी नेशनल इंटरेस्ट है. कौन सा ट्रेड? एक टाइम पे डिफेंस ट्रेड जरूरी होता है, एक टाइम के ऊपर हैवी इंडस्ट्री ट्रेड जरूरी होता है, एक टाइम के ऊपर सर्विसेज ट्रेड जरूरी होता है. तो ये वेरी करता है कि किस प्रकार से या एज पर व्हाट टाइम देयर इज अ रिक्वायरमेंट, at what time there is a requirement of which national interest that India wants to fulfill, right? At a certain point of time maybe there is a requirement of water conservation techniques, जैसे अभी हमें है, right? For water conservation techniques, for better agricultural practices is a temporary national interest. In what India is doing for improving its agricultural national interests, it is going close to Israel. What is India doing to fight against terrorism? India is going for very minuscule or very small technological changes and technological equipments like drones. ठीक है, who is most efficient in these technologies? Israel. So at one time we are purchasing heavy materials, or at one time we are purchasing heavy defense materials. At that time we are going close to Russia, right? That is our national interest. At on the other point of time, that is as of now or today, we are going for small defense procurements like drones, like small guns, like water conservation techniques, like smart fencing. Who is best in these techniques? Israel.
So at one time we are purchasing from Russia, at other time we are purchasing from Israel. That is what is temporary national interest. Yes or no? Anyone has any doubt with regard to the topic that I have covered? ठीक है, इसके अलावा नहीं, टॉपिक के अलावा किसी को कोई डाउट है तो बताओ, अगर नहीं तो प्लीज राइट यस. हाँ जी, यूपीएससी टॉपर बताओ यार, यूपीएससी टॉपर हाथ खड़ा किया हुआ आपने तब से. चलो अच्छा, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी. यार स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को आगे एक्सप्लेन करूंगा वैसे मैं, पर थोड़ा सा बताता हूं आपको स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होता क्या है. स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इज काइंड ऑफ द इंडिपेंडेंस विद रिगार्ड टू द नेशन. ठीक है, कि नेशंस इंडिपेंडेंस और नेशंस independence with regards to its foreign policy, nations independence with regard to its national interests, nations independence with regard to its idea of foreign policy or determination of foreign policy, that is strategic autonomy. So temporary national interest एक specific time के लिए होता है, फिर एक time period के लिए. हाँ हाँ, specific national interest varies with time. इंडियन फॉरेन पॉलिसी विद साउथ एशिया तो मैंने अभी करवाया नहीं ना यार. ठीक है, तो उसका जवाब मैं अभी नहीं दूंगा, उसके बाद जब दूंगा जब करवाऊंगा. ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज हिस्ट्री एंड कल्चर. ठीक है, आई होप कि आप ये बना रहे हो साथ साथ. ठीक है, अब ये साथ साथ बना लेना, ये साथ साथ बना लेना आप अपने लिए नोट्स के लिए. हिस्ट्री एंड कल्चर, राइट. हिस्ट्री एंड कल्चर is another very important determinant of foreign policy. History and culture में जैसे कि हम बात कर रहे हैं इंडिया बुद्धिज्म. ठीक है, एग्जांपल ले रहा हूं बुद्धिज्म. साउथ ईस्ट एशिया के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए इंडिया बुद्धिज्म का यूज करता है. ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए इंडिया बुद्धिज्म यूज करता है. ठीक है, अब हम बात करते हैं ईरान के साथ. ईरान को हम पर्शिया की नजर से देखते हैं अपना रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए. ठीक है, तो जो हमारा बैकग्राउंड है, जो हमारी हिस्ट्री है, जो हमारा कल्चर है, हम उस कल्चर को यूज करते हैं फॉर आप मेंटेनिंग और फॉर एस्टेब्लिशिंग आवर रिलेशनशिप्स. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो द आइडिया ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर इज बेस्ड और इज प्रोजेक्टेड ऑन दैट व्हाट इज द रिच कल्चर. देखो, इंडिया इज अ कंट्री व्हिच इज बेसिकली ब्लेस्ड टू हैव सच अ रिच कल्चर, which is basically blessed to have such a wonderful past. ठीक है, तो इस बेसिस के ऊपर इंडिया जो है अपने रिच कल्चर और हिस्ट्री की वजह से रिलेशनशिप शेयर करता है. जैसे फॉर एग्जांपल विद नेपाल. ठीक है ना, विद नेपाल वी शेयर अ रिलेशनशिप बेस्ड ऑन राम एंड सीता. ठीक है, नो डाउट देयर हैज बीन अ प्रॉब्लम इन द रीसेंट टाइम्स, इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स देयर हैज बीन अ प्रॉब्लम विद रिलेशनशिप विद नेपाल, बट स्टिल we share a relationship with Nepal based on our historical relationships, be it mythological, be it historical. Are you getting my point? ठीक है, कि be it mythological, be it historical, we have a relationship. There is a book that says about Ram and Sita, right? Whether that is truth or not, nobody knows. But still, the point is that there is a famous saying that India and Nepal share a wonderful relationship on the basis of roti beti ka rishta. ठीक है, ये एक फ्रेज यूज किया जाता है इंडिया नेपाल रिलेशंस के लिए. इंडिया नेपाल रिलेशंस के लिए एक फ्रेज यूज किया जाता है रोटी बेटी का रिश्ता. रोटी बेटी का रिश्ता का मतलब क्या है कि इट इज बेसिकली द आइडिया ऑफ फूड सिक्योरिटी. ठीक है, बिकॉज इट इज अ बॉर्डरलेस, इट इज अ पोरस बॉर्डर. तो फूड सिक्योरिटी है कि वी शेयर विद ईच अदर. एंड बेटी मतलब देयर आर मेनी पीपल ऑन द बिहार एंड उत्तर प्रदेश बॉर्डर and on the Nepal border known as Madhesis. Okay, there is a community which is a very important community of Nepal, that is the Madhesi community. That Madhesi community shares a very important relationship with the community on the other side of the border, that is the border of Uttar Pradesh and Bihar, that is the border of India, and there are matrimonial alliances with the people of Nepal and India. Similarly, the matrimonial alliance of Ram and Sita.
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? रोटी बेटी का रिश्ता. Similarly, if you look at Africa, the use of Mahatma Gandhi, the idea of Mahatma Gandhi's importance, the idea of Mahatma Gandhi being the prominent player in South Africa's or entire African's anti-apartheid movement, Nelson Mandela himself calling Mahatma Gandhi his inspiration, historical relationship, cultural relationship, that is the idea of the determinant of foreign policy. ठीक है, हाँ मैंने लिख दिया शीतल और सत्या, आई हैव जस्ट यूज्ड राइट. हिंदी, सुनील हिंदी में बात कर रहा हूँ यार, मैं मिक्स हो जाता है कभी कभी, राइट. ठीक है, कभी कभी इंग्लिश में निकल जाता हूँ, कभी कभी हिंदी में निकल जाता हूँ. ठीक है, चलो नेक्स्ट इज डिटर्मिनेंट्स के साथ साथ नेक्स्ट इज जियोग्राफिकल. ठीक है, जियोग्राफिकल. जियोग्राफिकल का मतलब क्या है यार? जियोग्राफिकल का मतलब है साउथ एशिया. जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हम बात कर रहे हैं साउथ एशिया की, तो हमारी ज्योग्राफी जो है हमारे को साउथ एशिया के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने की बात करती है. ठीक है, साउथ एशिया के साथ वी हैव टू मेंटेन रिलेशनशिप. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि ये रब कर दूं यार, इस साइड वाला रब कर दूं, ये साइड रब कर दूं. ठीक है, एक एक ना थ्योरी है, इससे समझ आ जाए आपको, वो है थ्योरी ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स. थ्योरी ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स. इस थ्योरी ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल से आप समझ सकते हो क्या? ज्योग्राफिकल लोकेशन वाला एस्पेक्ट. जैसे कंसेंट्रिक सर्कल तो आपने सुना होगा ना, वो बचपन में होता है ना, ऐसा पढ़ा होगा, सर्कल में सर्कल, सर्कल में सर्कल, है ना, वो जलेबी टाइप, दैट इज कंसेंट्रिक सर्कल. अब ये देखो कि अगर हम बात कर रहे हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स की, तो इंडिया, ठीक है, सेंटर हो गया ना हमारे लिए, तो इंडिया सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए तो इंडिया सेंटर है. इंडिया, नेबरहुड, दैट इज साउथ एशिया. ठीक है, उसके बाद एक्सटेंडेड नेबरहुड, साउथ ईस्ट एशिया जिसमें एशियान कंट्रीज आती हैं आपकी. ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया जिसमें आपकी एशियान कंट्रीज आती हैं. उसके बाद अफ्रीका. ठीक है, देन यूरोप एंड रशिया. ठीक है, देन वी कैन टॉक अबाउट द आइडिया ऑफ यूएसए. तो दिस इज बेसिकली थ्योरी ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल. कि अब ये देखो, अब यूएसए जो है चाहे सबसे दूर है, यूएसए चाहे सबसे दूर है, पर यूएसए जो है वो इंपॉर्टेंट कंट्री बहुत है. ठीक है, इन स्पाइट ऑफ यूएसए बीइंग द फारदेस्ट, यूएसए इज वेरी इंपॉर्टेंट बेस्ड ऑन इट्स पावर. ठीक है, और बेस्ड ऑन इट्स पावर और स्कोप ऑफ पावर. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब यहां देखो, इतने में अभी फोकस करो, इतने में बात करें पहले कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री और द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर इंडिया टू हैव रिलेशनशिप्स इज साउथ एशिया, नेबरहुड. क्योंकि अगर आपके नेबरहुड में प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर आपके नेबरहुड में प्रॉब्लम है, यू कैन नॉट रीच आउट टू द वर्ल्ड एंड बिकम अ सुपर पावर. ये बात हमेशा याद रखना कि any country which has to become or which has to reach to a level of epitome, या तो आपका जो एरिया ऑफ इंफ्लुएंस है या एरिया ऑफ पावर है वो यूएसए जितना हो, that the entire Europe or the country like Europe or the continent like Europe is under your interest or is following your interest. Otherwise neighborhood has to be calm. और इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया का नेबरहुड काम नहीं है. ठीक है, कि इंडिया there since 1947 up till now there has been a very small or a very minuscule time where India has maintained a wonderful relationship with all its neighborhood. ठीक है, पाकिस्तान तो देखो आपको पता ही है, as Dr. Shashi Tharoor says that Pakistan is our brother enemy. ठीक है, पाकिस्तान is our brother enemy, कि है तो भाई है, ठीक है ना, क्योंकि पार्टीशन तो इकट्ठे हुई, बर्थ तो एक साथ हुआ, ट्विंस हैं, but they are kind of brother enemy.
कि युद्ध भी करते रहेंगे, दुश्मन भी रहेंगे और भाई भी हैं क्योंकि एक साथ पैदा हुए हैं। तो दिस इज बेसिकली द थ्योरी ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स कि नेबरहुड सबसे जरूरी है, फिर हम बात करते हैं एक्सटेंडेड नेबरहुड की। जब इंडिया, अब मैं तुम्हें बेसिक सी बात समझाता हूं, अगर तुम अपनी न्यूज़पेपर सही तरीके से पढ़ रहे हो ना, तुम्हें इस बात का पता होगा कि 2014 में, इन 2014 व्हेन प्राइम मिनिस्टर मोदी टुक ऑफिस, तो उन्होंने ओथ लेनी थी, शपथ ग्रहण करनी थी, उन्होंने किसको इनवाइट किया था? सार्क के लीडर्स को। मतलब फोकस क्या था? साउथ एशिया। 2014 से 2019 कोशिश की गई, उनको लगा यार साउथ एशिया इतना सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा, साउथ एशिया में पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, मतलब कई सारी कंट्रीज हैं जो इतनी अच्छी तरह रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर रही इंडिया के साथ जितना इंडिया चाहता है, क्योंकि और भी बड़े सारे फैक्टर्स हैं। तो 2019 में व्हेन प्राइम मिनिस्टर मोदी टुक द ऑफिस, ही टुक द ओथ, whom he invited साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, एशियन एक्सटेंडेड नेबरहुड। So if this has not catapulted in a way that India wanted, so India has went to for this. So basically concentric circle is related to the idea of geographical locations of the country. ठीक है, I hope you are clear with the idea of geographical locations कि किस प्रकार से the geography of a country is dependent upon its relationship. Another very important aspect of geographical locations, और एक बहुत important चीज जो geographical location के हिसाब से और जरूरी है, कि जैसे मैंने तुम्हें कल बताया था यूएसएसआर, रशिया, आई टोल्ड यू अबाउट रशिया, कि रशिया इनसिक्योर है हमेशा, क्यों? अपने ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से, क्योंकि उसका जो टॉप मोस्ट एरिया है वो हर साल पूरा साल फ्रोजन रहता है। तो अगर वो एरिया पूरा साल फ्रोजन रहेगा तो रशिया हमेशा इनसिक्योर रहेगा। ठीक है, तो ज्योग्राफी ऑफ अ कंट्री इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ इट्स फॉरेन पॉलिसी। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। हाँ जी, डाउट किसको है? हाँ जी गैलेक्सी, यार तुम्हें डाउट होगा हाथ क्यों खड़ा कर रहे हो? यसीन, यू हैव अ डाउट? पहले मेरे को टाइप करके बता दो, इफ यू हैव अ डाउट देन आई विल अलाउ यू टू स्पीक। I explained it yesterday that why Russia is insecure because of its border. हाँ जी यसीन, यसीन बताइए। आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो सर। हाँ जी यसीन बताइए यार। सर जी, आपने जो बताया ना कि इंडिया जो पाकिस्तान है वो मतलब एनिमी ब्रदर है इंडिया का, क्या हम दोनों को कह सकते हैं ये दूसरे से मतलब सेम सलूक करते हैं? मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि ये एक दूसरे से मतलब सेम सलूक करते हैं? सेम सलूक यार डिपेंड करता है, बड़े सारे फैक्टर हैं यसीन यार, कि हम्म, जैसे टेररिज्म सबसे बड़ा फैक्टर है, ठीक है ना? बिल्कुल सर। कश्मीर एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि यस सर। इंडिया बोलता है कि जैसे मैं थोड़ा सा अगर तुम्हें हिंट, वैसे तो मैं पाकिस्तान उसमें तुम्हें पढ़ाऊंगा ये साउथ एशिया में, पर अगर जैसे मैं हिंट दूं तो कश्मीर जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इंडिया बोलता है कि कश्मीर जो है वो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। हम बिल्कुल कश्मीर जो है सिर्फ एक मुद्दा है, हम कश्मीर को सेंटर ना माने अपने रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने का। ठीक है, कि हम और भी बेटर तरीकों से रिलेशनशिप इंप्रूव कर सकते हैं, ये इंडिया का व्यू पॉइंट है। ठीक है, ठीक सर। पाकिस्तान यस क्या सर। बोलता है? पाकिस्तान बोलता है कि पहले कश्मीर की बात करो फिर और किसी चीज की बात होगी। तो इस फैक्टर बिल्कुल। में दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ओके 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 सर। हाँ जी मेघा। वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मेघा। सर आपने कल ये क्रिमियन पेनिनसुला के बारे में बताया था रशिया के, तो वो वाला डिस्प्यूट अभी क्योंकि 2014 में स्टार्ट हुआ था, तो वो अभी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं? और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि यूक्रेन ने ये बोल दिया था कि मैं अपना सी पोर्ट रशिया को नहीं दूंगा, क्योंकि रशिया का जैसे कि आपने बताया एक जो पूरा पार्ट है वो फ्रोजन है, तो वो यूक्रेन के पोर्ट पे डिपेंडेंट है। सो दैट इशू वाज सॉल्व्ड और नहीं नॉट? नहीं, it is still continuing, and Russia has, that is the reason that Russia has annexed Crimea against Ukraine's interests. ओके सर, थैंक यू। हाँ, हाँ जी उत्तम।
उत्तम कोई जी डाउट? सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी उत्तम, सर। बोलो बोलो यार। सर कोई भी दो कंट्री के बिटवीन में जो सर बायलैटरल रिलेशन होता है वो जनरली उसके ट्रेड पे डिपेंड करता है, मतलब वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितना कर रहा है। जैसे आप चाइना का केस ले सकते हैं सर, इंडिया चाइना का, हाँ, आगे आगे। मतलब दोनों में इतना डिस्प्यूट है तो भी वो लोग एक दूसरे से युद्ध नहीं, इंडिया युद्ध नहीं करना चाह रहा है, मगर पाकिस्तान से ऐसा नहीं है। अगर रिलेशन अच्छा करना होगा तो सर अगर ट्रेड इंक्रीज किया जाए तो रिलेशन अच्छा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है यार, कम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस इसे तो कहते हैं, कल जो मैंने समझाया था। हाँ, तो इंडिया ने तो पाकिस्तान को बाइकआउट कर रखा है एक तरह से सर। हाँ, टेररिज्म के बेसिस के ऊपर। हाँ सर। तो इंडिया कहता है कि पहले टेररिज्म की बात करो, फिर किसी और चीज पे ध्यान देंगे। नहीं तो सर इकोनॉमी पे पहले ध्यान देना चाहिए सर, ट्रेड पे ध्यान देंगे तो वो ऑटोमेटिकली ठीक हो सकता है। उसको हम वे अहेड में बात करेंगे, जब हम साउथ एशिया करेंगे ना, तब बताऊंगा मैं। चलो ठीक है यार। मनु, यू वांट टू आस्क मी समथिंग अबाउट इंडियन फॉरेन सर्विसेज, तो इट इज नॉट द राइट प्लेटफॉर्म टू टॉक अबाउट इंडियन फॉरेन सर्विसेज। इंडियन फॉरेन सर्विसेज का और भी बड़े सारे फैक्टर्स हैं जहां हम बात कर सकते हैं। दिस इज नॉट द प्लेस टू टॉक अबाउट इंडियन फॉरेन सर्विसेज। हाँ जी गैलेक्सी बोलो यार, तुम पहले भी नहीं बोले थे। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, एक चीज जानना है सर कि साउथ अफ्रीका में तो महात्मा गांधी जी का आइडिया चलता है जिससे हम लोग का रिलेशन अच्छा है साउथ अफ्रीका से, लेकिन इजिप्ट और मोरक्को जो नॉर्थ अफ्रीका है उससे कैसे रिलेशन मेंटेन करता है इंडिया? उससे सर हम मुस्लिम कल्चर को यूज करते हैं, इस्लामिक कल्चर को यूज करते हैं हम। ओके। ट्रेड जो है हमारा है ऐसा भी नहीं, और ट्रेड को भी यूज करते हैं हम। पहले उनके साथ ट्रेड करते थे एंशिएंट हिस्ट्री में अपने, उसको यूज करते हैं, इस्लामिक कल्चर को यूज करते हैं। ओके, लाइक सऊदी अरबिया एंड ईरान। हाँ। ओके, थैंक यू सर। जैसे आपने बात करी गैलेक्सी, सऊदी गैलेक्सी तो चलो आपके फोन का नाम हो गया, आपका नाम आई डोंट नो, ठीक है। तो जैसे सऊदी अरेबिया के साथ जैसे मैंने इस्लाम की बात करी, तो जैसे सऊदी अरेबिया से जब हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी वेंट टू विजिट सऊदी अरेबिया, तो इंडिया में जो पहला मॉस्क बना था केरल में मेनी इयर्स अगो, तो वो उसका जो था ना गोल्ड में प्रोटोटाइप बना के लेके गए प्राइम मिनिस्टर मोदी सऊदी अरेबिया के पास। Are you getting my point? तो सऊदी अरेबियन किंग से जब मिलने गए तो he made the he took a prototype of the first mosque ever built in India, and that was a gold plated mosque जो उन्होंने छोटा सा प्रोटोटाइप बनाया था, और वो लाके उन्होंने उनको एज अ गिफ्ट दिया। That is the way use। सर यार रॉय यार ऐसी बातें मत किया करो यार, फादर सन रिलेशनशिप नहीं होता, इट इज अ ब्रदर रिलेशनशिप, ठीक है। हमने अर्नब गोस्वामी थोड़ी बनना है, हमने आईएएस बनना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज बेसिकली इकोनॉमिक कैपेबिलिटी। इकोनॉमिक कैपेबिलिटी एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है आपका रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए। इकोनॉमिक कैपेबिलिटी एक बहुत बड़ा पॉइंट है रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए, ठीक है। जब हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक कैपेबिलिटी की एज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विद रिगार्ड टू द मेंटेनेंस ऑफ रिलेशनशिप्स, विद रिगार्ड टू द मेंटेनेंस ऑफ रिलेशनशिप, तो आप ये देखो कि किस कंट्री की कितनी ट्रेड लिवरेज की पावर है, ट्रेड की कितनी पावर है। जैसे फॉर एग्जांपल कंपैरिजन करते हैं दो कंट्रीज के बीच में, पहली कंट्री है चाइना, दूसरी कंट्री है इंडिया, ठीक है। अब चाइना जो है उसका ट्रेड रिलेशनशिप हर कंट्री के साथ बहुत सही है, ठीक है। चाइना के पर्सपेक्टिव से तो बहुत सही है, बाकी कंट्री के पर्सपेक्टिव से चाहे नुकसानदेही हो, चाइना के पर्सपेक्टिव से तो बहुत बढ़िया है ना यार, ठीक है। क्योंकि चाइना जो है वो उसके फेवर में ट्रेड है, बाकी कंट्री से चाइना को क्या फर्क पड़ रहा है, चाइना के फेवर में ट्रेड है। तो अब इंडिया वैसी लीवरेज नहीं दे सकता जैसे चाइना देता है। फॉर एग्जांपल हमारे प्राइम मिनिस्टर मिलने गए बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर से कुछ साल पहले। प्राइम मिनिस्टर मोदी वेंट टू मीट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना जी फॉर अ सर्टेन मीटिंग। सो आवर प्राइम मिनिस्टर सेड कि वी विल गिव अ लाइन ऑफ क्रेडिट, हम एक लाइन ऑफ क्रेडिट देंगे बांग्लादेश को $5 बिलियन की, जिससे बांग्लादेश अपनी डेवलपमेंट कर सकता है। इंडिया वाले बहुत खुश हुए कि इतनी बड़ी लाइन ऑफ क्रेडिट दी है, बांग्लादेश वाले भी कहते बहुत बढ़िया बात है। एक हफ्ते बाद चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना शी जिनपिंग वेंट टू बांग्लादेश एंड ही सेड दैट हम देंगे बांग्लादेश को सपोर्ट, हम करेंगे बांग्लादेश की सपोर्ट, एंड व्हाट वी विल गिव इज $25 बिलियन टू बांग्लादेश। आर यू गेटिंग द पॉइंट? आर यू सीइंग द इकोनॉमिक डिफरेंस? आर यू सीइंग द इकोनॉमिक कैपेबिलिटी ऑफ चाइना एंड इंडिया? तो वो जो डिफरेंस है इकोनॉमिक कैपेबिलिटी का, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप और दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी, ठीक है जी, फॉर वेरी इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट फॉर फॉरेन पॉलिसी। तो अनदर डिटर्मिनेंट
is basically demography. ठीक है, डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है? डायस्पोरा, सॉरी डेमोग्राफी को डायस्पोरा नहीं लेंगे, डेमोग्राफी को हम अलग से, डायस्पोरा को अलग लेंगे। डेमोग्राफी में हम देखते हैं जैसे इंडिया है, ठीक है, इंडिया की डेमोग्राफी जो है वो बड़ी ही, इंडिया की डेमोग्राफी हम बड़ी ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, कि हमारी डेमोग्राफी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड लेवल के लिए भी। क्यों? किस पर्सपेक्टिव में? वो पर्सपेक्टिव क्या है कि हम ये कहते हैं कि वी हैव अ डेमोग्राफी व्हिच हैज द लार्जेस्ट वर्किंग पॉपुलेशन। स्किल हमारे लिए सबसे जरूरी है, ठीक है, स्किल हमारे लिए सबसे जरूरी है कि जैसे ऑल ऑफ यू सिटिंग हियर इन द क्लास belong to a productive demography, ठीक है, yours is the class, yours is the time when the demography is most productive, when the demography can be most helpful in the development of a nation, ठीक है। जैसे कल बड़ा ही अनफॉर्चुनेट डाटा आया है that India's economy or India's GDP has contracted by 23.9%, ठीक है, it is the worst that India has seen in past 3 decades and it is the worst in the world, ठीक है। When UK's GDP declined to 20% due to pandemic and due to various other reasons and the government failures and Brexit, the world was shocked. But India, after having a stable government, India after having a majority government, India's GDP has contracted by 23%. That is such a shock to the economy of the world and economy of India. And it is more of a shock and it is more of a loss to the productive population and the productive demography. That is the reason that the demography of India is a very important factor for the world, ठीक है। The countries like Canada, the countries like Japan, the countries like USA, they know that the Indian demography is skilled. Indian demography has the certain factors which are required. That is the reason that the economies like USA, economies like Canada, economies like other countries are opening up their BPOs, opening up their KPOs in India, ठीक है। Why India is such a hot spot for the country? Because of its demography, ठीक है। Maybe 30 years down the line, 40 years down the line, India may not be such a hot spot for the world. Why? Because the demography will change, right? You are, if now of the age of 20, 30 years down the line you will be 50. Will you be as productive as you are now? No. So the world will also not focus on India as it is focusing now. Are you getting my point? So the demography becomes a very important factor for the world relationships. Skill development, productive population, skill development, productive population, these are the certain factors which are basically required, ठीक है। Next is basically the idea of alliances and strategic partnerships. Alliances and strategic partnerships, ठीक है। Another determinant is alliances and strategic partnership. जब हम बात कर रहे हैं alliances और strategic partnership की, तो हम बात कर सकते हैं कि किस कंट्री के साथ हमारा रिलेशनशिप कैसा है। जैसे कोल्ड वॉर में यूएसए के अलायंस था, नेटो जैसे एक उसका फैक्टर था, उसी तरह यूएसएसआर के साथ अलायंस था। India has never been a part of any alliance, ठीक है। अब एक बात सुन लो बड़े ध्यान से कि India has never been a part of an alliance. Recently, Dr. S. Jaishankar, our external affairs minister, he was giving an interview, and in his book as well, he has written that India is not an ally. And when he was asked in his recent interview about India's alliance or India's strategy of foreign policy, what he said that alliance or the ally word is a Cold War era term. We believe in the ideas of partnerships, ठीक है। Dr. S. Jaishankar said that we believe in the ideas of partnerships, we believe in the ideas of
better partnerships and better strategies rather than alliances. देखो, let me tell you a very straightforward difference between alliances and partnership. देखो, जो doubts आ रहे हैं, जैसे राहुल has asked out, रुक जाओ, रुको, मेरे को पूरा करने दो. मैंने पहले ही बोला हुआ है कि till the time I don't complete the topic, don't ask me a doubt. ठीक है? तो जिसने हाथ भी खड़ा किया वो रिलैक्स करो, सारे डाउट लूंगा, अभी टेंशन मत लो, अभी ध्यान दो, क्योंकि अब तुम अगर वहां लिखने लग गए ना तो तुम्हारा ये टॉपिक भी मिस हो जाएगा. ठीक है? तो चिल करो, रिलैक्स करो. ठीक है? सुनो बात. होता क्या है कि लेट मी टेल यू अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस और वेरी बेसिक डिफरेंस बिटवीन अलायंस एंड पार्टनरशिप. सपोज, ठीक है, यू टू आर फ्रेंड्स. ठीक है? देयर आर टू फ्रेंड्स, एक बड़ा ही क्लोज्ड ग्रुप है. ठीक है? कॉलेज की एग्जांपल लेते हैं. ठीक है? एक तुम्हारा 8-10 जनों का दोस्त है, दोस्त हो तुम, 10 कर जाने दोस्त हो. ठीक है? ग्रुप होता है 10 जनों का, तो वैसे ग्रुप नहीं होता, 10 जनों का गैंग होता है. ठीक है? ग्रुप तो 3-4 जनों का होता है, तो 10 जनों का तुम्हारा गैंग है या ग्रुप है. ठीक है? तो अगर तुम में से एक की किसी की लड़ाई होगी, किसी ने कुछ ऐसा होता ना, जैसे कॉलेज से तुम सब गए हो. ठीक है? तो होता क्या है, जैसे होता क्या है कि जैसे 10 लड़के खड़े, कोई 2 जाते हुए घूर गए, तो एक लड़का पीछे से बोलेगा, करा घूर गया मेरे को जाता हुआ. ठीक है? उसने स्टेयर किया मेरे को, तो साथ वाला क्या बोलता है, अगर भाई को घूर के गया, चलो गैंग, अलायंस. मतलब योर एनिमी इज माई एनिमी, योर इंटरेस्ट इज माई इंटरेस्ट, अलायंस. व्हाट इज पार्टनरशिप? पार्टनरशिप क्या है कि तुम दूर खड़े हो, तुम भी एक दूसरे को जानते हो, साथ वाले को जानते हो. ठीक है? आते जाते तुम्हारे रोज हाथ मिलाते हो, तुम जो है क्यों बड़े प्यार मोहब्बत से रहते हो. पर अगर ऐसे ही सिचुएशन दोबारा आती है कि जाते हुए कोई घूर गया, तो तुम उसको बोलोगे, देख यार मेरे को घूर के गया, कह रहा कोई बात नहीं, निकलने दे यार. ठीक है? निकलने दे. अब वो उसके झगड़े में नहीं पड़ रहा, वो उसके झगड़े में नहीं पड़ रहा, क्योंकि इंटरेस्ट में डिफर. So the basic difference between alliance and partnership is that alliance means that your interest is my interest, your enemy is my enemy. Whereas in the state of partnerships, whereas in the idea of partnerships, partnerships can be based on multiple factors. It is not based on common interest. It is based on the area of convergences. It is based on the areas of converging ideas, converging national interests. As for example, Saudi Arabia and USA may have different interests. सऊदी अरेबिया इजराइल को इतना बड़ा होता नहीं देख सकता, पर यूएसए इजराइल को बड़ा करना चाहता है. इंटरेस्ट डिफरेंट है, बट दे आर स्टिल अलाइज. ठीक है? इंटरेस्ट डिफरेंट है, बट दे आर स्टिल अलाइज. बट इन पार्टनरशिप्स the interests have to converge, or the prime interest has to converge. For example, India-Israel partnership. India-Israel partnership, area of interest or area of convergence of interest, terrorism. Area of convergence of interest, defense. Area of convergence of interest, agriculture. Partnership. India, Russia, defense, maritime. Points of area of convergence, partnership. So the idea between or the basic difference between strategic partnerships and alliances is that my enemy is your enemy, and partnership says कि your interest and our interest should be mutually coordinated. ठीक है? My interest and your interest should be mutually coordinated. That is the prime difference between alliances and partnerships. ठीक है? तभी इंडिया कभी भी किसी कंट्री का अलाय नहीं रहा. India since 1947, Pandit Nehru made it very clear, and we are still persistent, we are still following it in 2020. But Pandit Nehru said in 1950s that India will never get into alliances, and Dr. S. Jaishankar has specifically said that what is an alliance is a Cold War era term, and we believe in partnerships. Yes or no? अब मेरे को बताओ किसी को कोई डाउट है तो. हाँ जी, नहीं है डाउट. राहुल बताओ यार. राहुल यार तुम हाथ खड़ा करो, बताया भी तो करो यार. क्यों ही हाथ खड़े किए तुमने? बताओ यार. सर इज ऑडिबल? हाँ जी मैम, बिल्कुल बताइए.
Okay, sir, first of all, I must congratulate you that with a very much good josh you are saying all these things. Thank you. So we are enjoying this IR class. Thank And you. the next thing is that as you were saying that national interest or individual interest comes first in this arena, right? So in the world history class, Raj said, in fact, very firmly said that in international arena, nobody is friend with each other and nobody is enemies with each other, right? Right. So my one critical thing is coming in my mind after having you and Raj said, if I mix these two chemistry, then don't you think, sir, since the Cold War time, it is not depending on the policy only, it is depending on the ideological clash based on the leadership of every country. First point. Bilkul. It is entirely based on ideology. I am coming to the next determinant, that is ideology. Yeah, and my second point is that suppose you are in the chair of the, you are the prime minister or you are the foreign policy maker in India, right? And you will do one thing from your strategy, from your mind, from your benefit, from your perspective. Now आप हार गए इलेक्शन और मैं आ गया, मोस्टली चेयर पे बैठ गए, तो मेरे को लगता है कि चलो थोड़ा पॉलिसी चेंज किया जाए, ठीक है? तो ऐसा नहीं लगता सर आपको कि जो कोई भी हुआ है आज तक पूरा इंटरनेशनल एरिया में, एकदम सिंस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, वो पूरा ही डिप्लोमैट्स जो थे, वो लीडरशिप उन लोगों का क्रिएटिव है, इतना जो झमेला हम लोग का अंदर में है. If I am pronouncing your name correct, Mousri. Yeah, my name is Dr. Mousri Basista, sir. I am the assistant professor of law, Calcutta University. If I am pronouncing your name correct, Mousri, right? Yeah, Mousri. हाँ, Mousri, होता क्या है? The point is that foreign policy does not change drastically. It cannot change in one day. It cannot change in one leadership. ठीक है? That is why I am saying, I said it yesterday as well, that foreign policy is all about continuity and change. Yes, there may be a change, but yes, there is continuity. What Pandit Nehru started is following, it is continuing up till now. But yes, what certain points of Pandit Nehru have changed, and they were not changed by Mr. Modi. They were changed by Indira Gandhi, they were changed by Rajiv Gandhi, they were further changed by Manmohan Singh. And what Manmohan Singh did was some points are continued and some points are followed by Mr. Modi, and some points Mr. Modi has changed. So the foreign policy is all about continuity and change, but there is no drastic change in foreign policy. There cannot be कि आज रात को आप सोए हुए और कल उठे तो there will be a complete drastic change. Then it is not possible in foreign policy. But as a UPSC candidate, sir, I beg your pardon, as because you are a teacher, but we are the students. Suppose UPSC saying that in this interdisciplinary thing should be there while we are writing, right? So somebody is getting the somebody, he or she is getting his or her mind to write something innovative one. So okay. So suppose I am writing with a critical perspective that it may be changed suddenly with an utopian concept. I understand. Look, Mousri. Look. Yeah. The point is that yes, interdisciplinary approach is important. Yes, you have to be critical, but you cannot be out of context. Okay. You cannot change the foundations of a subject. No, my point is, sir, can I give input, my view, my perspective that it could be changed suddenly if the situation demands? Then I will be allowed in the exam paper or I will be thrown. It depends. That is my question. Depends entirely upon the question. UPSC, the best thing for everyone. These are all your doubts. There is no other doubts. Yes, sir. हाँ, ठीक है. I'll answer your question. देखो, the best thing about UPSC, which everyone should understand, is that UPSC may you cannot go in answer writing with a predetermined thought. ठीक है? There are certain aspects, there are certain subjects which are very static. You can have a predetermined thought with regard to history, with regard to geography, with regard to your other basic subjects which are static. But many of the questions are very dynamic. Many of the questions, 90% of the questions are completely new. ठीक है? So you cannot have a predetermined thought कि मैं इसमें तो यही लिखूंगा, इसमें तो यही लिखूंगी. It entirely depends upon the question that what is being asked.
So if the question gives you the leverage, or if the question gives you a chance to write your frame of mind, write it. But if the question does not give you a chance that you have to answer in 150 words, do not take any leverage, just stick to the point to get maximum marks. ठीक है जी. अब राहुल, यूपीएससी और शाला जो आपके डाउट हैं, आई विल टेक इन द लास्ट एंड ऑफ द क्लास. ठीक है, मैं लास्ट में लूंगा. प्लीज कीप योर डाउट्स विद योरसेल्फ. आई विल डेफिनेटली टेक योर डाउट्स इन द लास्ट. ठीक है, प्लीज कोऑपरेट. आई विल डेफिनेटली टेक योर डाउट्स इन द लास्ट. ठीक है, चलो नेक्स्ट इज हाँ, प्लीज जिसमें हाथ खड़ा किया हुआ है लास्ट में डाउट्स लूंगा. आई एम सॉरी. ठीक है, सारे डाउट्स लूंगा, टेंशन मत लो. सारे डाउट्स लूंगा, टेंशन मत लो. बस एक बार मेरे को टॉपिक खत्म करने दो. चलो, इसके बाद आपका आ गया आइडियोलॉजी. आइडियोलॉजी बेसिकली जैसे कि हमने कोल्ड वॉर में देखा, कोल्ड वॉर के टाइम के ऊपर जैसे मैंने आपको बताया था वेस्ट और ईस्ट का. ठीक है, वेस्ट और ईस्ट का जो डाउट था वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट था विद रिगार्ड टू आइडियोलॉजी, कि सम कंट्रीज वर फॉलोइंग कम्युनिज्म, फॉर सम कंट्रीज वर फॉलोइंग कम्युनिज्म, सम कंट्रीज वर फॉलोइंग कैपिटलिज्म. तो आइडियोलॉजी के बेसिस के ऊपर वर्ल्ड डिवाइडेड था. जैसे इंडिया डिड नॉट फॉलो एनी आइडियोलॉजी, इंडिया बिलीव्ड इन नैम. तो इंडिया डिड नॉट फॉल इनटू दैट पर्टिकुलर कैंप. So ideology also plays a very important role in the idea of foreign policy, especially till Cold War. उसके बाद से ये चेंज जरूर हुआ है, पर फिर भी आइडियोलॉजी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके रिलेशनशिप्स विद अदर कंट्रीज में. राइट, नेक्स्ट इज बेसिकली योर लीडरशिप. ठीक है, लीडरशिप किस तरह? लीडरशिप जैसे कि मैंने बताया आपको कि हर लीडरशिप, हर कंट्री अपने साथ कोई भी लीडर आता है नया, दे ब्रिंग विद देम अनदर पर्सपेक्टिव. ठीक है, देयर इज ऑलवेज अ न्यू पर्सपेक्टिव अटैच्ड टू अ लीडरशिप. As there is always a new perspective attached to a leadership, so there are new thoughts attached to a foreign policy. ठीक है, what Dr. Manmohan Singh thought about Pakistan, or what Dr. Manmohan Singh's policy was about Pakistan, is completely different from Mr. Modi's viewpoint on Pakistan. Right? Dr. Manmohan Singh said that to maintain relationship with Pakistan, we have to build trade. Right? Mr. Vajpayee said, to build relationship with Pakistan, we have to build people-to-people contact. But what Mr. Modi is done, or what Mr. Modi is saying, or what Mr. Modi believes, is that first, to tackle Pakistan, we need to end terrorism. So the idea of leadership changes, or the idea of leadership is dependent on the foreign policy. Right? So इस तरह से आप leadership के perspective को समझ सकते हो. इस तरह से आप लीडरशिप के पर्सपेक्टिव को भी समझ सकते हो. राइट, एंड नेक्स्ट इज डायस्पोरा. वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, डायस्पोरा. ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं डायस्पोरा की इंपॉर्टेंस की, डायस्पोरा के रोल की, इसमें सबसे बड़ी एग्जांपल अगर मैं आज के टाइम पे देखूं, रीसेंट एग्जांपल दूं, यूएसए. ठीक है, डायस्पोरा होता क्या है? व्हाट इज बेसिकली डायस्पोरा? डायस्पोरा वो लोग हैं भारत के, वो इंडियंस हैं जो किसी और कंट्री में रह रहे हैं. ठीक है, द पीपल बिलोंगिंग टू इंडियन ओरिजिन हु आर लिविंग इन सम अदर कंट्री, दे आर नोन एज डायस्पोरा. ठीक है, यूएसए वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कमला हैरिस. ठीक है, व्हाट इज द रीजन that there are many other candidates, but what is the prime reason that Kamala Harris became so prominent in USA politics? Her Indian origin. ठीक है, because Indian origin or Indian people or Indian origin people in USA form a very important vote. ठीक है, so the people of the Democratic Party of USA wanted that Kamala Harris should get that vote. ठीक है, Mr. Trump, the present president of USA, Donald Trump, he released a footage, he released a video in which he and Mr. Modi are holding hands and walking in USA. Why? Indian origin diaspora. Are you getting my point? So diaspora becomes a very important factor in the relationship with the countries. जैसे Indian diaspora in USA, Indian diaspora in Australia, Indian diaspora in Canada, or you can say the minority Canadian population in the Indian country of Canada. ठीक है, the minority Indian population in the Indian country of in the minority Canadian population in the Indian country of Canada, that is the diaspora. ठीक है, the Prime Minister of Canada, Mr. Trudeau,
came to India just to impress Indian diaspora in Canada. ठीक है, he went to Golden Temple, he was doing bhangra in Jalandhar, he was meeting the Bollywood stars in Mumbai. Why? Diaspora. Because he wanted to impress the Indian population in his country, that is Canada. And last is basically public opinion and domestic factors. Public opinion and domestic factors. When we talk about public opinion and domestic factors, by that we mean public opinion and domestic factors में हम क्या जानना चाहते हैं, हम क्या समझते हैं? हम ये कहते हैं that the viewpoint of the local population, ठीक है, कि जो हमारे डोमेस्टिक पॉपुलेशन है, जो हमारे डोमेस्टिक लोग हैं, उनका व्यू पॉइंट क्या है, ठीक है, उनका व्यू पॉइंट क्या है, वो बड़ा जानना जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। अब इंडियन व्यू पॉइंट और द जेनरिक इंडियन व्यू पॉइंट इज दैट पाकिस्तान के साथ हमारा रिलेशनशिप ना हो, ठीक है। यू लुक एट द न्यूज चैनल्स, ठीक है, न्यूज चैनल्स बेसिकली दे काइंड ऑफ रिफ्लेक्ट द पब्लिक ओपिनियन, दे काइंड ऑफ मेक द पब्लिक ओपिनियन, ठीक है। क्या है हमारा पाकिस्तान के साथ व्यू पॉइंट, क्यों लोग नहीं चाहते? So the government also does not want to hurt the public opinion, ठीक है। That is the reason that India and Pakistan, one very important factor in the bad relationship of India and Pakistan is the viewpoint of the people, especially the viewpoint of the people that has been framed by media. Are you getting my point? So that the government also has to fight elections and win, ठीक है। Similarly is Pakistan, ठीक है। The Prime Minister of Pakistan, Imran Khan, he says some things which are very bad or derogatory for India. Why? Public opinion. He also wants to get votes. Similarly, is India. The leaders in India say derogatory things about Pakistan. Why? Because people want to listen to that. Domestic factors. ठीक है, उसी तरह domestic factors also depend or also improve our relationship. जैसे USA के साथ है, जैसे रशिया के साथ है, domestic factors improve our relationship. जैसे भूटान के साथ है, जैसे नेपाल के साथ है, तो ये relationship हमारे improve भी होते हैं domestic factors और local population की वजह से, ठीक है। So these are the certain determinants with regard to Indian foreign policy or with regard to the overall foreign policy, right? One question that I will take off now is of Nandini, who is asking what is the difference between partnership and interest. Interest basically, madam, hota kya Nandini? Interest is the idea which you want to achieve, ठीक है, कि my interest, जैसे for example, my interest is agricultural improvement or sustainable agriculture. My partnership with the other country is dependent on my interest. So partnership is dependent upon interest, right? So it varies as per this perspective. ठीक है जी। I hope you are clear with the determinants of foreign policy. Demography, Anu, demography is basically the population in the working class. ठीक है, the population in the working class is known as demography. हाँ जी राहुल, फटाफट सवाल रखना, छोटा सवाल रखना, बताओ राहुल, बोलो यार राहुल। हाँ जी शाला मोहम्मद, बताता हूं यूपीएससी टॉपर, तुम्हारे जवाब का देता हूं जवाब। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी राहुल मैंने पहले एक्सप्लेन किया है यार, इतने सारे डाउट, इतने हाथ, बताओ यार। यूपीएससी टॉपर कहां से आई जा रहा है, बार बार बताता हूं तुम्हारा, रुक जाओ यार 2 मिनट दो यार। यूपीएससी टॉपर, तुमने सवाल अपना उसमें पूछ लिया ना, हाथ नीचे करो अपना, लोअर योर हैंड। जिसको डाउट नहीं है हाथ नीचे करो यार, ये तुमने ऐसे हाथ खड़े किए हुए। हाँ गैलेक्सी बताओ यार। गैलेक्सी बोलो यार। सरताज है डाउट कोई? यार तुम लोगों ने हाथ क्यों खड़े किए, तुम्हारा डाउट नहीं है यार कोई? सुनो मेरी बात, 1 मिनट रुको, 1-2 डाउट लूंगा यहां से जो आए हुए, जो ठीक है, रेलेवेंट है। हाँ, पार्टनरशिप और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में कोई अंतर नहीं होता, बस रिलेशनशिप इंप्रूव करने के लिए कंडीशंस चेंज कर दी जाती हैं, रिलेशनशिप इंप्रूव करने के लिए नाम चेंज कर दिया जाता है,
ठीक है, कि पार्टनरशिप है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, तो नाम चेंज किया जाता है रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए, रिलेशनशिप को इंप्रूव करने के लिए, एक अलग लेवल पे लेके जाने के लिए। ठीक है, वो होता है ना रिलेशनशिप कि पहले हम दोस्त हैं, फिर हम कमिटेड रिलेशनशिप में, फिर हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, फिर हम पति पत्नी है। वही से फैक्टर है कि पहले हम सिर्फ जान रहे हैं एक दूसरे को, पार्टनरशिप, हमें लग गया कि बहुत अच्छा दोस्त है हमारा, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, फिर हमें लगा कि अब हम रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं, स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, अब हमने कहा कि हम शादी कर सकते हैं, स्पेशल स्ट्रेटेजिक प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप। इससे आसान एग्जांपल मैं नहीं दे सकता। ठीक है, बताता हूं कनन, जस्ट गिव मी अ मिनट। डिफरेंस बिटवीन डेमोग्राफी एंड डेमोग्राफिक्स, यार रॉय इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इसको नेट पे सर्च कर लो, कुछ ऐसा फैक्टर नहीं है यार। ठीक है, और आईआर से रिलेटेड भी नहीं है यार। कल्चरल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स जो मैंने बताया आपको यार, जो इंडियन कल्चर है वो कल्चरल फैक्टर्स हो सकते हैं, जो हमारा ट्रेडिशन चलता रहा, पास्ट चलती आ रही है, हेरिटेज चलता रहा, दैट इज द कल्चरल फैक्टर्स। टेम्परेरी नेशनल इंटरेस्ट और इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज शेयर बेस्ड ऑन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज शेयर बेस्ड ऑन द आइडिया, ये है आउट हरि किशोर। Economic capability is sheerly based on the idea of economics. Economic capability is sheerly based on the idea of trade. Temporary national interest में कई सारे फैक्टर हो सकते हैं जो मैंने एग्जांपल ली। ये सरताज वाई इंडिया इज फॉलोज वन चाइना पॉलिसी फॉर हांगकांग चाइना, ये हमारा बहुत ज्यादा स्टार्टिंग से हमारा फैक्टर रहा है। 1940 से वी हैव एक्सेप्टेड दिस, सो वी आर नॉट गोइंग टू चेंज दिस एज ऑफ नाउ। आइडियोलॉजी करण वी हैव एक्सप्लेन्ड यू इज अबाउट कोल्ड वॉर, कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म मैंने कल एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो वो कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म की जो आइडियोलॉजी है उससे रिलेशनशिप बने हमारे कोल्ड वॉर एरा में। काइंडली गाइड मी, आई वांट टू मेक बेस इन दिस सब्जेक्ट। यार ये अभी नहीं है, क्लास के बाद फेस सेवरल अप्स एंड डाउन्स इन स्पाइट ऑफ देयर स्पेस, ये अभी क्लास हमने पढ़ा ही नहीं चाइना यूएसए यार। हो गया बस, अब के इतने ही डाउट्स थे सबके, वो कॉमन डाउट्स आ ही जा रहे हैं। कल का लेक्चर किसने देखना है तो पोर्टल पे मिलेगा। कॉल द इंस्टीट्यूट, मनप्रीत मैम को या भावना मैम को कॉल करो, दे विल फर्दर गाइड यू। चलो हाँ यार, रेगुलरली चलेंगी जब तक सिलेबस नहीं होता, 20 डेज चलेंगी क्लासेस। अब ध्यान से सुनना, ठीक है, मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना, तुम भी ध्यान से सुनो, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए भी ये समझना। ठीक है, इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस एज वेल। एवोल्यूशन ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, देखो एवोल्यूशन ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी स्टार्ट्स विद द टाइम ऑफ पंडित नेहरू। ठीक है, स्टार्ट्स विद द टाइम ऑफ पंडित नेहरू, एवोल्यूशन ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, राइट। जब हम पंडित नेहरू की एवोल्यूशन ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि पंडित नेहरू ने फॉरेन पॉलिसी किन फैक्टर्स के ऊपर बिल्ड करी। ठीक है, एरा ऑफ पंडित नेहरू बड़ा ही इंपॉर्टेंट फेज रहा, क्योंकि पंडित नेहरू ने जो फाउंडेशंस बिल्ड करी, पंडित नेहरू ने जो आइडियाज बिल्ड करे फॉरेन पॉलिसी को लेके, जो आइडियाज बिल्ड करे, जो बेसिक फैक्टर्स बिल्ड करे फॉरेन पॉलिसी को लेके, वो फैक्टर्स आज तक रेलेवेंट है इंडियन फॉरेन पॉलिसी में। ठीक है, कुछ चेंज भी हुए, कुछ अभी भी सेम है। तो पंडित नेहरू के फॉरेन पॉलिसी का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्शन क्या रहा, दैट देयर वाज वन वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया दैट पंडित नेहरू बिल्ड, दैट वाज द आइडिया ऑफ पंचशील। India-China relation started building on the aspect of Panchsheel. ठीक है, Panchsheel basically is the time or is the kind of 5 principles. ठीक है, it is the 5 principles which are kind of mutual non-aggression. ठीक है, mutual respect, mutual respect for the territory. ठीक है, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, म्यूचुअल बेनिफिट। तो पंचशील 5 ऐसे प्रिंसिपल्स बने जिनके ऊपर इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी बिल्ड करी स्टार्टिंग से ही। स्पेशली दिस एग्रीमेंट वाज साइंड विद चाइना। बट ऐसा नहीं था कि पंचशील जो चाइना के साथ फैक्टर साइन किए गए, चाइना के साथ प्रिंसिपल साइन करेंगे, वो हमने सिर्फ और सिर्फ चाइना के साथ ही फॉलो किए। पंचशील नाम तो हमने उसको दिया, पर जो पंचशील के पॉइंट्स थे, पंचशील के फीचर्स थे, जैसे कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर टेरिटरी, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस,
ठीक है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर टेरिटरी, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, ठीक है, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस, and last is equality and cooperation for mutual benefit, equality and cooperation for mutual benefit. ठीक है, ये आपके पंचशील के फैक्टर्स रहे, जिन पंचशील के फैक्टर्स पे हमने रिलेशनशिप बिल्ड करा। और ऐसा नहीं है कि ये पंचशील के फैक्टर जो थे वो सिर्फ और सिर्फ चाइना के साथ ही हमने निभाए। म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर टेरिटरी हमने नेपाल को भी कहा, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर टेरिटरी हमने बाकी कंट्रीज को भी कहा, पाकिस्तान को भी कहा, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस हमने पूरे साउथ एशिया की बात करी, पूरे वर्ल्ड की बात करी। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात पंडित नेहरू जाके यूनाइटेड नेशंस में करके आए कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया नहीं, सिर्फ और सिर्फ एशिया नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंडिया चाइना नहीं, पर पूरा वर्ल्ड पीसफुली कोएग्जिस्ट कर सकता है। ये उन्होंने जापान में कहा, ये उन्होंने यूएसए में कहा, ये उन्होंने यूएन में कहा, बल्कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में अबाउट पीसफुल या फिर हर कंट्री के साथ अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड करने की बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। उसी प्रकार म्यूचुअल नॉन एग्रेशन की, किसी के झगड़े में मत पड़ो, नॉन इंटरफेरेंस, किसी के इंटरनल प्रॉब्लम में इंटरफेयर ना करो, एंड इक्वालिटी एंड कॉपरेशन फॉर म्यूचुअल बेनिफिट की दोनों का भला हो। Second principle which Pandit Nehru, equality and cooperation. Second era or second point of Pandit Nehru's era is NAM. ठीक है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ठीक है, NAM। तो NAM became a very important other factor। ठीक है, जो मैंने कल थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया था, बाकी हम इसकी बात दोबारा भी करेंगे NAM की। ठीक है, बड़ा एक पूरा पार्ट है। तो NAM basically it is considered or it is talked about, many people say as of now that NAM was idealism। ठीक है, that Pandit Nehru followed a principle of idealism, that Pandit Nehru was not far sighted enough. But let me tell you one thing which is another perspective। ठीक है, if somebody asks you in paper or UPSC asks you in paper that is NAM a dead horse, is NAM not relevant anymore, you will not say that NAM is not relevant। ठीक है, what you will say is that yes, NAM was relevant back then, but now is the time of mutual alignment, multi alignment। ठीक है, but you will not say that NAM is dead, you will say NAM has evolved to multi alignment। Are you getting my point? I will further explain you afterwards जब हम NAM का पॉलिसी पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो NAM also became a very important factor of the Pandit Nehruvian era or the Nehruvian era, which is still relevant in the world or which is still being talked about। Another very important thing which led to the establishment of good relationships between India and Africa was Nehruvian era anti-imperialism and anti-apartheid movements। एंटी-इंपीरियलिज्म एंड एंटी-अपार्थाइड, एंटी-इंपीरियलिज्म एंड एंटी-अपार्थाइड। ठीक है, एंटी-इंपीरियलिज्म एंड एंटी-अपार्थाइड मूवमेंट का मतलब क्या हुआ कि हम बात कर रहे हैं कि वेयर वी आर टॉकिंग अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल एंड वी आर आल्सो टॉकिंग अबाउट अगेंस्ट रेसिज्म। तो दिस बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन इंडियाज रिलेशनशिप विद अफ्रीका। आज तक हम इस फैक्टर पे बात कर रहे हैं, आज तक हम इस फैक्टर का एडवांटेज उठा रहे हैं जो एंटी रेसिज्म हमने अफ्रीकन कंट्रीज की मदद करी थी। ठीक है, जो आज तक हमने अफ्रीकन कंट्रीज की मदद करी थी, अफ्रीकन कंट्रीज स्टिल से और दे स्टिल से दैट इंडिया हैव बीन वेरी हेल्पफुल फॉर अस ड्यूरिंग द स्ट्रगल ऑफ anti-colonialism and anti-apartheid, and still many of the African leaders or many of the African countries consider India as their voice or India as their leader। ठीक है, many of the African countries still consider India as the leader based on the point or based on the role that India played at the time of the early independence or at the time of early struggle of these countries, right? इसके बाद another very important foreign policy, another point was that he became the first person to use the idea of enlightened self-interest, he became the first person to use the idea of enlightened
सेल्फ इंटरेस्ट। ठीक है, when we say or when we talk about self interest, we are talking about individualistic interests. ठीक है, when we talk about self interest, we are talking about individualistic interests. But when we talk about enlightened self interest, when we talk about enlightened self interest का मतलब क्या होता है कि हम अपने इंटरेस्ट की तो बात कर ही रहे हैं, हम साथ साथ बाकियों के इंटरेस्ट की बात भी कर रहे हैं। पंडित नेहरू ने क्या करा, पंडित नेहरू ने नैम जैसे प्रिंसिपल दिए। ठीक है, पंडित नेहरू ने नैम जैसे प्रिंसिपल दिए, उसमें उन्होंने क्या बोला कि हमारी डेवलपमेंट तो मैटर करती ही करती है, पर हमारी डेवलपमेंट के साथ तुम्हारी डेवलपमेंट भी मैटर करती है। तुम लोगों को भी पूरा राइट है डेवलप होने का, हमें भी पूरा राइट है, तुम्हें भी पूरा राइट है। जितना एडवांटेज हमें चाहिए उतनी एडवांटेज तुम्हें चाहिए, जितना बेनिफिट हमें मिलना चाहिए उतना बेनिफिट तुम्हें मिलना चाहिए। तो पंडित नेहरू ने क्या करा, जो आज तक हम फॉलो कर रहे हैं, इवन मिस्टर मोदी फॉलोज द सिमिलर प्रिंसिपल ऑफ एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट, जिसमें सॉरी मिस्टर मोदी इवन फॉलोज अ सिमिलर पर्सपेक्टिव ऑफ एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट, जिसमें क्या कहा जाता है कि तुम्हारे इंटरेस्ट के हमारे इंटरेस्ट से ज्यादा तुम्हारा इंटरेस्ट मैटर करता है, राइट। फॉर एग्जांपल मिस्टर मोदी लॉन्च सार्क सैटेलाइट। ठीक है, ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ सार्क सैटेलाइट इन विच ही सेड दैट ऑल द सार्क कंट्रीज विल हैव सिमिलर सैटेलाइट्स। ठीक है, एक ही सैटेलाइट होगी जो हर सार्क कंट्री की मदद करेगी, सार्क सैटेलाइट। एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट इज बेसिकली, इट बेसिकली मींस इट इज अ मॉरल प्रिंसिपल। लिखो एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट, एक छोटी सी लाइन लिख लो, एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट के साथ छोटी सी लाइन लिखो, लिखो मॉरल प्रिंसिपल, मॉरल प्रिंसिपल of working towards, moral principle of working towards moral principle of working towards a common goal. Right, Himani, no issues. You can leave the class if you have the Wi-Fi connection issue, no problem. You will get the access on the portal. लिखो moral principle of working towards a common goal. That is the idea of enlightened self-interest. That is the idea of enlightened self-interest. ठीक है, this was a similar foreign policy. This was the principle, जैसे मैंने एग्जांपल दी, this was the principle that was followed or started by Pandit Nehru and is being followed by Prime Minister Modi. Is followed by Prime Minister Modi. ठीक है, next very important point of Pandit Nehruvian era was tilt towards USSR. जो लीडर्स थे हमारे उस टाइम के ऊपर, नो डाउट दे फॉलोड नैम, no doubt they followed NAM, but yes, there was a tilt towards USSR. No doubt there was a certain tilt or a slight tilt towards USSR, that socialistic principles were more appealing as compared to the capitalist principles. Socialistic principles of USSR were more appealing towards the capitalistic principles of USA, right? इस वजह से जो आइडियाज थे उसमें क्या करा गया, इस वजह से क्या हुआ कि कुछ सिचुएशंस ऐसी आई जिसमें यह देखा गया कि इंडिया जो है नैम फॉलो करने के बावजूद भी यूएसएसआर की तरफ थोड़ा ज्यादा टिल्टेड है, राइट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो द पॉइंट हियर बाय इज दैट देयर वाज अ टिल्ट टुवर्ड्स यूएसएसआर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पंडित नेहरू, which was further substantiated at the time of Indira Gandhi. ठीक है, 1971 ट्रीटी बिटवीन इंदिरा गांधी एंड यूएसएसआर, दैट वाज द फ्रेंडशिप एंड पीस ट्रीटी, वो एकदम आउट ऑफ द ब्लू सरप्राइज नहीं था। वो ऐसा नहीं था कि एक दिन इंदिरा गांधी जागी, उन्होंने बोला कि आज कुछ तूफानी करते हैं और इंदिरा गांधी ने ट्रीटी साइन कर ली, ऐसा नहीं था। ट्रीटी कैसे साइन करी गई? क्योंकि 1950 से ही इंडिया का जो रिलेशनशिप था, इंडिया का जो टिल्ट था, वो यूएसएसआर की तरफ था। तो इंडिया को लगा कि अगर डिफेंस में किसी को ट्रस्ट कर सकते हैं, अगर टेरिटोरियल सॉवरेनिटी में किसी को ट्रस्ट कर सकते हैं, तो वो यूएसएसआर है ज्यादा एज कंपेयर टू यूएसए, क्योंकि यूएसए जो था वो पाकिस्तान की तरफ थोड़ा टिल्टेड था। ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा इंडिया के टाइम का, पंडित नेहरू के टाइम पे। ठीक है जी। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर वाज
द आइडिया ऑफ रीजनलिज्म, आइडिया ऑफ रीजनलिज्म। जो आज हम बात करते हैं रीजनलिज्म की, जैसे सार्क हो गया, बिम्स्टेक हो गया, तो पंडित नेहरू ने एक ब्रॉडर रीजनलिज्म की टर्म दी। पंडित नेहरू ने सार्क की बात नहीं करी, पंडित नेहरू ने साउथ एशिया की बात नहीं करी, पंडित नेहरू ने एक लार्जर रीजनलिज्म के कॉन्सेप्ट की बात करी, जिसको बोलते हैं एफ्रो एशियन यूनिटी, जिसको बोलते हैं एफ्रो एशियन यूनिटी। एफ्रो एशियन यूनिटी का मतलब क्या है? एफ्रो एशियन यूनिटी का मतलब क्या है कि अफ्रीका और एशियन कंट्रीज एक साथ आके काम करेंगी, दैट इज एफ्रो एशियन यूनिटी। दैट इज एफ्रो एशियन यूनिटी, जब अफ्रीकन कंट्रीज और इंडियंस एक साथ आके काम करेंगी, ठीक है, दैट इज एफ्रो एशियन यूनिटी। तो ये जो बात कही थी ये पंडित नेहरू के टाइम पे एग्जिस्ट करती थी और आज तक चलती आ रही है, दैट इज द आइडिया ऑफ एफ्रो एशियन यूनिटी, राइट। पर एक ऐसा नहीं था कि सब कुछ बढ़िया था पंडित नेहरू के टाइम के ऊपर, कुछ शॉर्टफॉल्स भी थे पंडित नेहरू के। वो शॉर्टफॉल्स क्या थे कि हिज फॉरेन पॉलिसी वाज डिफेंसिव फॉरेन पॉलिसी। लिखो, डिफेंसिव फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, जो हमें देखने को मिला चाइना के टाइम के ऊपर, 1962 वॉज चाइना डिफेंसिव फॉरेन पॉलिसी, वेयर इंडिया लॉस्ट बैडली because of a defensive foreign policy, ठीक है। we were not built militarily, we were not built or we were not ready militarily which ultimately led to India's loss in 1962 war, ठीक है। another factor was he did not focus on South Asian neighborhood। इनका इतना फोकस नहीं था साउथ एशियन नेबरहुड के ऊपर। ही वाज मोर ऑफ एन आइडियलिस्ट हु बिलीव्ड दैट अल्टीमेटली पाकिस्तान एंड इंडिया विल कम अगेन टुगेदर, ठीक है। ही हैड अ बिलीफ that Pakistan and India, no doubt they have parted ways, but they cannot be enemies for long, or they cannot be enemies. He did not consider Pakistan as an enemy. ठीक है, he did not consider Pakistan as an enemy. He said that Pakistan is our brother. One day Pakistan will realize, and India and Pakistan will again come together and will have a wonderful relationship in the coming future. So he did not believe, or he did not had this idea in his mind that South Asia will become a problem for India. ठीक है, and one very important, which is not the shortfall but a very important factor which I somehow missed, was Pandit Nehru's focus on nuclear disarmament. Focus on nuclear disarmament, ठीक है। When we say nuclear disarmament, तो उसका मतलब क्या हो गया कि जो न्यूक्लियर पॉलिसी है हमारी, वो पीसफुल न्यूक्लियर पॉलिसी की तरफ तो बाद में हम गए। पंडित नेहरू तो कहते थे कि न्यूक्लियर जो न्यूक्लियर हमारे वेपन्स हैं या न्यूक्लियर वेपनरी है, ये होनी ही नहीं चाहिए। He said कि the countries which have nuclear arms, they should also disarm themselves, because he had seen the destruction of Hiroshima and Nagasaki. ठीक है, he had seen the destruction of Hiroshima and Nagasaki, so he was not in the favor of having nuclear power or the nuclear arms with any country. Disarmament means, Harman, disarmament means that the countries which have nuclear arms, they should also leave them, they should also disarm them. That is disarmament, ठीक है। बचपन में पढ़ा होगा ना संधि विच्छेद, ठीक है, ये संधि विच्छेद है कि अगर मेरे पास न्यूक्लियर आर्म्स हैं तो आई एम आर्म्ड विद द न्यूक्लियर वेपन्स, नाउ आई एम डिसआर्मिंग माई सेल्फ फ्रॉम द न्यूक्लियर वेपन, दैट इज आई एम लीविंग माई न्यूक्लियर वेपन, दैट इज डिसआर्मामेंट, राइट। तो दीज आर द सर्टेन फैक्टर्स रिलेटेड टू नेहरूवियन एरा। नेहरूवियन एरा के बाद जो बड़ा इंपॉर्टेंट एरा आया इंडियन फॉरेन पॉलिसी में, दैट वाज द एरा ऑफ इंदिरा गांधी एंड राजीव गांधी, ठीक है। इंदिरा गांधी एंड राजीव गांधी का एरा, देखो मिस्टर लाल बहादुर शास्त्री का जो टाइम था वो बहुत छोटा था। उस टाइम के ऊपर कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं हुए, उस टाइम के ऊपर बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं हुए, ठीक है। इसके बाद एरा आया, एरा ऑफ इंदिरा गांधी एंड राजीव गांधी, इंदिरा गांधी एंड राजीव गांधी। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का जो एरा था, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का एरा जो था, इस एरा में हमने सबसे पहले तो एक चीज देखी जिसको बोलते हैं क्लोज रिलेशनशिप विद यूएसएसआर, स्पेशली ड्यूरिंग इंदिरा गांधी। क्लोज रिलेशनशिप विद यूएसएसआर स्पेशली ड्यूरिंग इंदिरा गांधीज रेजिम।
Rajiv Gandhi is responsible for some phenomenal changes in Indian foreign policy. No doubt, Rajiv Gandhi had certain shortfalls of in domestic policies. He had multiple shortfalls. Okay, but in foreign policy, Rajiv Gandhi became a very prominent leader in foreign policy. ठीक है, क्योंकि राजीव गांधी ने बड़े ही इंपॉर्टेंट दो ऐसे डिसीजन लिए जिससे हमारी फॉरेन पॉलिसी का रिलेशनशिप जो टर्न था वो होना शुरू हो गया. वो डिसीजंस क्या थे? He started building relationship with USA and China. Rajiv Gandhi started building relationship with USA and China. So that was the time when India started a tilt, which was further substantiated by Mr. P.V. Narasimha Rao, which we'll discuss. ठीक है, तो राजीव गांधी ने यूएसए के साथ रिलेशनशिप बिल्ड किया. राजीव गांधी ने यूएसए गए और राजीव गांधी की जो स्पीच है यूएसए के पार्लियामेंट में, दैट बिकेम अ हिस्टोरिक स्पीच. That any prime minister, that is considered, Rajiv Gandhi's speech in USA's Congress or USA's Parliament is considered to be one of the best speech that any foreign dignitary has given in USA. Are you getting my point? So इतना important relationship, इतना important phase बन गया राजीव गांधी का USA और चाइना के relationship के साथ. ठीक है, पर थोड़े शॉर्टफॉल्स भी रहे. वो शॉर्टफॉल्स क्या थे? दोनों के ही एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्टफॉल था कि both of them had the aspiration to become regional hegemon. ठीक है, to become regional hegemon. रीजनल हेजेमन का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों ही चाहते थे कि जो कॉमन था पॉइंट इन दोनों के फॉरेन पॉलिसी में कि साउथ एशिया में सबसे बड़े प्लेयर या साउथ एशिया में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर जो है वो इंडिया होना चाहिए. ठीक है, इसके लिए एक तो हमने पाकिस्तान वॉर से बांग्लादेश क्रिएट करा, जो कि चलो इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ इंडिया टिल डेट. बट इसके अलावा हमने नुकसान भी उठाया कि हमने बांग्लादेश बिल्ड करा, हमने अपने आप को ना राजा समझना शुरू कर दिया. इसको ना ये भी कहा जाता है कि द फेज ऑफ इंदिरा गांधी एंड राजीव गांधी व्हेन दे ट्राइड टू बिकम रीजनल हेजेमन, दिस इज कंसिडर्ड टू बी द टाइम ऑफ इंडियाज ओन मॉनरो डॉक्ट्राइन. इंडियाज ओन मॉनरो डॉक्ट्राइन मतलब मॉनरो डॉक्ट्राइन याद है ना, मैंने कल तुम्हें बताया था. मॉनरो डॉक्ट्राइन में तुम्हें कल बताया था कि मॉनरो डॉक्ट्राइन में तुम्हें कल बताया था कि यार अमेरिका जो यूएसए था, दे हैड अ विजन, दे सेड इन मॉनरो डॉक्ट्राइन दैट नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका इज देयर एरिया. ठीक है, मेरा कि भाई का एरिया है अमेरिका साउथ अमेरिका, समझ रहे हो? तो इंडिया ने बोल दिया कि जो साउथ एशिया ना वो इंडिया का एरिया है. इसमें बांग्लादेश क्रिएट कर दिया. ठीक है, इसमें हमने कई सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करी, कई सारी कंट्रीज हमारे अगेंस्ट भी हुई, कई सारी कंट्रीज हमारे अगेंस्ट भी हुई, कई सारी कंट्रीज ने हमारे साथ लड़ाई भी करी. ठीक है, लड़ाई मतलब ऐसा नहीं कि युद्ध कर दिया, बट कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन, डिस्टिंक्ट ओपिनियंस आए. उसके अलावा हमारे देश ने इंडियाज ओन रीजनल मॉनरो डॉक्ट्राइन में एक बड़ा ही शॉर्टफॉल भी देखा जिसको बोलते हैं श्रीलंका के साथ. श्रीलंका में राजीव गांधी इंटरफेयर्ड इन श्रीलंका व्हिच बिकेम अ वेरी पिटफॉल ऑफ इंडिया श्रीलंका रिलेशन. ठीक है, जो आज तक एक सोर है इंडिया श्रीलंका रिलेशन में, जो है आपका राजीव गांधी इंटरफेरेंस. राइट, किसी को यहां तक कोई डाउट? रीजनल हेजेमन, रिजा मैथ्यू, रीजनल हेजेमन. एनी डाउट? यस और नो? फियरलेस और डाउट है तो बताओ, हाँ तभी बोलने का मौका दूंगा. यस और नो, फटाफट बताओ, डाउट है? हाँ बताओ यार. हाँ विशु बिल्कुल सही कह रहे हो, बिग ब्रदर. बताओ फियरलेस सोल. हेलो. हाँ जी सर बताइए. सर इंडिया ओन मॉनरो डॉक्ट्रिन से एक्सप्लेन कर दीजिए ना. मॉनरो डॉक्ट्रिन पता क्या था? हाँ, बस इंडियाज ओन मॉनरो डॉक्ट्रिन का मतलब है कि इंडिया कहता था कि साउथ एशिया जो है वो इंडिया का एरिया है, इसमें कोई और इंटरफेयर नहीं करेगा. ओके. ठीक है फियरलेस सोल. ओके. शाला मोहम्मद. हाँ जी अली, मोहम्मद अली. मोहम्मद अली क्या डाउट है यार? तुमने पहले भी हाथ खड़ा किया हुआ था यार. मोहम्मद अली यार लिख दो, अगर तुम्हारी आवाज नहीं आ रही तुम लिख दो डाउट, मैं तुम्हारा डाउट ले लूंगा, लिख दो तुम.
श्रीलंका तमिल कॉन्फ्लिक्ट जो था, जिसमें तमिल कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया ने इंटरफेयर करा था, मद्रास कैफे मूवी देखी है ना, जॉन अब्राहम की मूवी आई थी मद्रास कैफे, उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, जैसे श्रीलंका में इंडिया ने इंटरफेयर करा था। इंडियाज मनरो डॉक्टर एंड शरदा जो मैंने एक्सप्लेन किया वही है कि इंडिया सेड दैट साउथ एशिया इज देयर रीजन। डायस्पोरा की एग्जांपल क्या है, यूएसए, इंडिया यूएसए रिलेशनशिप की किस तरह से इंडिया जो डायस्पोरा है इंडिया में, जो यूएसए में जो इंडियंस रह रहे हैं वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं इंडिया के रिलेशनशिप के ऊपर, ठीक है। डिफेंसिव फॉरेन पॉलिसी इशू इज बेसिकली नॉट गिविंग अ प्राइम इंपॉर्टेंस टू ऑफेंस डिफेंस, इन चीजों में कि हम बड़े ही रिलैक्स्ड वे ऑफ माइंड से काम करते थे। बैलेंस ऑफ पावर, यार बैलेंस ऑफ पावर और नेशनल इंटरेस्ट में जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है। बैलेंस ऑफ पावर और नेशनल इंटरेस्ट की डेफिनेशन समझ आएगी। नंदिनी नैम मैंने एक्सप्लेन नहीं करा, नैम मैं एक्सप्लेन करूंगा थोड़े दिनों में। पंडित नेहरू एंड इंडिया टिल टुवर्ड यूएसए टिल टुवर्ड पाकिस्तान, बट पंडित नेहरू have faith that Pakistan will be united, why India still toward USSR? सर सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स बताया तो मैंने, अनु सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स थे, बड़े सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से हमारा पॉइंट जो था आपका टिल टुवर्ड्स यूएसएसआर रहा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी रिफ्लेक्ट करता है उस चीज को। एनवायरमेंट आज के टाइम में रिलेशनशिप प्ले करता है, रॉय बिल्कुल करता है एनवायरमेंट, हाँ था इन फेवर, बट वो later on it did not turn out to be a good interference, and no doubt interference in any country's regional domestic politics is bad. सरताज आपका सवाल है, इंडियन इंटर में बांग्लादेश एंड श्रीलंका नीड ऑफ प्रिवेलिंग मिसएडवेंचर्स। सर दे वर द नीड ऑफ प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस, बट बांग्लादेश became a success, so it became a master stroke, but Sri Lanka became a failure, so it was a क्या कहते हैं उसे, misadventure. हाँ हाँ, हर कंट्री में सत्य सत्या। लिबरलाइजेशन स्टार्टिंग अंडर राजीव गांधी। हाँ जी, आर्यव्रत नाम बड़ा जबरदस्त है तुम्हारा, आर्यव्रत बताओ, तुमने कई बार हाथ खड़ा किया हुआ है, आर्य बताओ यार, बोलते तो नहीं आ रहे यार, ठीक है जी। तो यहां से यार हम कल स्टार्ट करेंगे। आई होप यू एंजॉय टुडेज लेक्चर एज वेल, ठीक है। आई होप you like today's lecture. Thank you very much. See you tomorrow at the same time. All the best.